तो इस प्रकार से राज्य के ये जो 4 तत्व हैं, जनसंख्या, निश्चित भूमि, सरकार और प्रभुसत्ता, ये 4 अनिवार्य तत्व कहे गए हैं। माने इनमें से यदि एक तत्व भी मिसिंग है तो फिर उसे हम राज्य नहीं कह सकते। जैसे 15 अगस्त 1947 से पहले भारत जनसंख्या भी थी, भूमि भी थी, लेकिन सरकार विदेशी थी। प्रभुसत्ता की शक्ति उस विदेशी सरकार के पास थी। तो 15 अगस्त 1947 से पहले भारत एक राष्ट्र तो था लेकिन राज्य नहीं था इस अर्थ में, क्योंकि भारत के पास प्रभुसत्ता की शक्ति नहीं थी, विदेशी शक्ति का हस्तक्षेप भारत में था। तो अब इसमें फर्स्ट आ जाएगा जनसंख्या। कि राज्य का जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है जनसंख्या, मानवीय तत्व। जनसंख्या के बिना हम राज्य की क्या किसी भी संस्था की कल्पना नहीं कर सकते। जनसंख्या के बिना या मैन पावर के बिना कोई भी संस्था सिर्फ ईंट और गारे से बनी हुई संस्था है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है, ना उसके कोई कार्य है, ना उसकी कोई उपयोगिता है। तो ऐसे में राज्य की कल्पना भी हम जनसंख्या के बिना नहीं कर सकते। तो ऐसे में अब जब जनसंख्या राज्य का एक अनिवार्य तत्व है तो होनी कितनी चाहिए, कितनी जनसंख्या हो। जब यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य थे उस समय प्लेटो, अरस्तु और भी जो विचारक हुए हैं सबने अपने अपने तरीके से जनसंख्या बताई थी। प्लेटो ने कहा था कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। रूसो ने कहा एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। और वर्तमान में हम देखते हैं तो चीन जैसा देश भी है जिसकी जनसंख्या 135 करोड़ से अधिक है। भारत जैसा देश भी है, 130 करोड़ पार करने को हो रहा है जनसंख्या के मामले में। दूसरी ओर मोनाको और सैन मेरिनो जैसे देश भी हैं। मोनाको की जो जनसंख्या 25,000 है और सैन मेरिनो की 20,000। इतने छोटे देश हैं। तो बहुत कम जनसंख्या वाले देश भी हैं और चीन और भारत जैसे देश भी हैं पूरे विश्व में। कौन से सही माने जाएंगे, ये 20-20, 25-25 हज़ार जनसंख्या वाले या 135-130 करोड़ जनसंख्या वाले? तो जो विचारक हैं वो ये कहते हैं कि जनसंख्या कितनी हो ये निश्चित नहीं की जा सकती किसी राज्य के लिए, जनसंख्या का होना अनिवार्य है। और सिद्धांत रूप में हम देखें तो किसी भी राज्य की जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि उस राज्य के जितने संसाधन हैं, संसाधनों में सब कुछ आ जाएगा। धरती के नीचे पाए जाने वाले खनिज पदार्थ है, पानी की उपलब्धता है, बाकी जितने भी चीज़ें हैं जिससे कि जीवन यापन होता है। राज्य के पास जितने संसाधन हैं वो उसकी जनसंख्या के लिए पर्याप्त हों। जनसंख्या इतनी ही होनी चाहिए कि राज्य खुद अपने ही संसाधनों से उनका भरण पोषण करवा पाए। निश्चित नहीं की जा सकती कि इतने हज़ार होनी चाहिए, इतने लाख होने चाहिए, इतने करोड़ होनी चाहिए। सेकंड इसमें आ जाता है निश्चित भूमि। ये किसी भी राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग का होना अनिवार्य है। जब राज्य नाम की संस्था अस्तित्व में नहीं आई थी तो उस समय स्थिति क्या थी? लोग खाना बदोश होते थे। वो अपने जानवरों पर अपनी ज़रूरत का सारा सामान लाद कर चलते रहते थे भोजन की तलाश में, और जहाँ उनको लगता था ठीक है यहाँ खाने पीने का भी है, पानी की व्यवस्था भी है, वहाँ रह जाते थे, या जहाँ रात हो गई वहाँ रह जाते थे, घूमते फिरते रहते थे। लेकिन जब मनुष्य ने खेती करनी शुरू कर दी तो फिर बंध गया उस भूमि के टुकड़े से, एक जगह रहना शुरू कर दिया। वास्तव में राज्य की शुरुआत भी तभी संभव हुई जब मनुष्य ने खेती करनी शुरू की, घूमना फिरना उसका तभी बंद हुआ। तो किसी भी राज्य के लिए निश्चित भूभाग का होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर निश्चित भूभाग नहीं है
तो बेशक से जनसंख्या है और उनकी सरकार है, प्रभुसत्ता है, लेकिन भूभाग नहीं है, तो उसको हम राज्य नहीं कह पाएंगे। चारों तत्वों में से चारों का होना और एक निश्चित रूप में होना बहुत अनिवार्य है। जैसे 1948 से पहले जो यहूदी हैं, यहूदी पूरे विश्व में फैले हुए थे। यहूदियों का समाज था, उनके नियम थे, रीति रिवाज थे, लेकिन 1948 में इजराइल नामक देश की स्थापना हुई और वो सारे वहाँ बस गए। उनकी खुद की सरकार, खुद का शासन। तो इजराइल जब अस्तित्व में आ गया तो वो यहूदियों का देश हो गया। नहीं, यहूदी पहले भी थे, यहूदियों का समाज पहले भी था, उनके रीति रिवाज, उनके नियम उससे पहले भी थे। तो ऐसे में अब भूमि कितनी हो, भूमि होनी जरूरी है, लेकिन भूमि कितनी हो इसका कोई निश्चित वो पैमाना नहीं है। जिस भी देश के पास जितनी भूमि है वो उसके नागरिकों के लिए उतनी पर्याप्त भी हो। और यहाँ भूमि में सिर्फ जमीन नहीं आ जाएगी, जिस देश की जितनी भूमि है, जितना निश्चित भूभाग है, उस भूभाग के नीचे पाए जाने वाले धरती में भी बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, वो भी उस देश की संपदा हैं। उस भूमि पर पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत सब उस देश की संपदा है, संपत्ति हैं। और इसी तरह से इसके साथ ही साथ भूमि के ऊपर का जो वायुमंडल है वो भी उसी देश की संपत्ति है। आप देखते हो ना, 1-1:30 बजे के करीब यहाँ ऊपर से कोई ना कोई हवाई जहाज जा रहा होता है, परमिशन है उसको तभी जा रहा है। ये भारत की टेरिटरी है। जिस देश की जो भूमि है उसके ऊपर का आसमान भी उसी देश का है। वहाँ से जो हवाई जहाज वगैरह हैं, जितनी भी एयर के रास्ते से जो भी चीज़ें जाती हैं वो तभी जा सकती हैं जब उस देश की अनुमति हो। अनुमति नहीं है तो उसको मार के गिराया जा सकता है कि क्या पता कौन है और किस उद्देश्य से हवाई जहाज जा रहा है। तो ये जो स्थिति है, तो भूमि का माप जो है वो स्थिर नहीं, हम निश्चित नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि जितनी भी भूमि है उस पर जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, उस पर जो भी संसाधन हैं, वो उस भूमि पर रहने वाले लोगों के लिए पर्याप्त हों। भूमि का कोई भी आकार किस देश के लिए कितना हो ये निश्चित नहीं किया जा सकता। इसमें भी जनसंख्या की तरह की स्थिति है। अब भारत जनसंख्या के मामले में विश्व में दूसरे नंबर पर है और क्षेत्रफल के मामले में 7वें नंबर पर। तो जनसंख्या और क्षेत्रफल, इनका कोई अनुपात ना तो निश्चित किसी विद्वान ने किया और ना ही संभव है। हाँ, निश्चित भूभाग का होना जरूरी है, सीमाएं निश्चित होनी चाहिए कि ये इस देश की ही हैं। नेक्स्ट है इसमें सरकार। निश्चित भूभाग है, उस पर संगठित जनसंख्या है, लेकिन उसको हम राज्य तब तक नहीं कहेंगे जब तक उस भूभाग पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी कोई खुद की चुनी हुई, खुद की बनाई हुई सरकार ना हो। यहाँ सरकार का होना जरूरी है। सरकार चाहे कोई सी हो, चाहे लोकतंत्रीय हो, चाहे तानाशाही हो, चाहे लोकतांत्रिक समाजवादी हो, चाहे साम्यवादी हो, चाहे पूंजीपति हो, चाहे पूंजीवादी सरकार हो, चाहे अध्यक्षात्मक हो, संघात्मक हो, एकात्मक हो, संसदीय हो, किसी भी रूप की हो, सरकार का होना जरूरी है। और वो सरकार भी कैसी, उस भूभाग पर रहने वाले लोगों द्वारा ही चुनी गई हो, उनकी अपनी हो। अगर तानाशाही सरकार है तो उसको भी वहाँ के जो लोग हैं वो कहीं चाहे बंदूक के बल पर समर्थन दे रही हूँ। हालांकि बंदूक के बल पर जो शासन होता है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होता। जनता उखाड़ फेंकती है जब भी जनता को मौका लगता है, तानाशाह को जनता नहीं बर्दाश्त करती। तो यहाँ कहने का अभिप्राय यह है कि सरकार का होना जरूरी है, चाहे वो किसी भी रूप की हो, क्योंकि ये संगठन तभी सरकार कहलाएगा, ये संगठन जो है तभी राज्य कहलाएगा जब इसमें लोगों की अपनी सरकार होगी और वो उस भूभाग पर रहने वाले सभी लोगों के लिए कानूनों का निर्माण करेगी। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा प्रभुसत्ता, सॉवरेनिटी, SOVEREIGNTY। ये जो सॉवरेनिटी शब्द है ये लातीनी भाषा के सुप्रानस से बना है, SUPERANUS।
और सुप्रानस का लातीनी भाषा में अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता। तो प्रभुसत्ता का भी अर्थ क्या है? सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च शक्ति। और ये जो सर्वोच्च शक्ति है ये केवल राज्य के पास होती है। ये दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक प्रभुसत्ता और एक बाह्य प्रभुसत्ता। आंतरिक प्रभुसत्ता का अर्थ क्या है कि राज्य इस शक्ति के अंतर्गत अपनी सीमा में रहने वाले सभी लोगों पर अपने बनाए हुए कानूनों को लागू करता है, और यदि कोई उस कानून का विरोध करता है या उसका पालन नहीं करता तो राज्य उसके लिए दंड की व्यवस्था भी करता है। और ये दंड छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा उस कानून की अवज्ञा के आधार पर कैसा भी तय किया जा सकता है, माने मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। राज्य भी एक संस्था है और जो कि मनुष्य के जीवन के राजनीतिक पहलू से जुड़ी हुई है, आर्थिक पहलू से जुड़ी हुई भी संस्थाएं हैं, धार्मिक पहलू से जुड़ी हुई भी संस्थाएं हैं। तो अंतर क्या है राज्य नाम की संस्था और इन अन्य संस्थाओं में? राज्य के पास ये प्रभुसत्ता है, दंड देने की शक्ति है, माने कानून बनाने की, उनको लागू करवाने की, और कोई यदि नहीं मानता तो उसको दंड देने की भी शक्ति राज्य के पास है, इस प्रभुसत्ता की शक्ति के अंतर्गत। और बाकी जो संस्थाएं हैं उनके पास ये प्रभुसत्ता की शक्ति नहीं है। आप किसी संस्था के सदस्य बने, आपने उसके नियमों को जब तक माना ठीक है, यदि आप उसके नियमों को नहीं मानते तो वह संस्था आपको दंड नहीं दे सकती, केवल आपकी सदस्यता समाप्त कर देगी। लेकिन राज्य नाम की संस्था ऐसी संस्था है, यदि उसके नियमों को नहीं माना तो दंड का भागीदार भी बनना पड़ेगा। और दंड बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा किसी भी तरह का हो सकता है। दंड आर्थिक भी हो सकता है और कोई उसका रूप भी हो सकता है और मृत्युदंड भी हो सकता है। और दूसरा इसका रूप है बाह्य प्रभुसत्ता। बाह्य प्रभुसत्ता का अर्थ क्या है कि राज्य के जो बाह्य मामले हैं, माने दूसरे देशों के साथ संबंधों का संचालन, उसमें भी वो राज्य अपनी ही इच्छा से अपने राष्ट्रीय हितों को मद्देनजर रखते हुए ही कार्य करे, किसी और विदेशी शक्ति का उसमें हस्तक्षेप ना हो। हर देश जो है अपनी राष्ट्रीय हितों की वृद्धि के लिए, समृद्धि, देश की समृद्धि के लिए विदेश नीति का संचालन करता है। विदेश नीति क्या है? दूसरे देशों के साथ संबंधों का संचालन करना। लेकिन इसमें राज्य ध्यान क्या रखता है? सबसे प्रमुख होते हैं इसमें राष्ट्रीय हित। राज्य अपने राष्ट्रीय हितों को मद्देनजर रखते हुए जब दूसरे देशों के साथ संबंधों के संचालन के लिए कोई नीति बनाता है तो उसको विदेश नीति की संज्ञा दी जाती है। और दूसरे देशों के साथ संबंधों का संचालन अनिवार्य है, क्योंकि कोई भी देश अपने आप में पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। दोस्ती दुश्मनी हर तरह के रिश्ते हैं, किसी देश से बहुत अच्छी दोस्ती है, किसी देश से ठीक ठाक सी है, और किसी देश से दुश्मनी भी है। तो ऐसे में ये जो नीतियाँ दूसरे देशों के साथ संबंधों के संचालन के लिए राज्य बनाता है, उसमें किसी और विदेशी शक्ति का हस्तक्षेप ना हो। ना विदेशी शक्ति का हस्तक्षेप ना तो आंतरिक मामलों में हो और ना ही बाह्य मामलों में हो। तो ये प्रभुसत्ता की शक्ति राज्य के पास होनी जरूरी है। अब ये चार चीजें हो गई, जनसंख्या, भूमि, सरकार और प्रभुसत्ता। अब यदि आपसे कोई पूछे कि इन चारों में से कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, अब देखा जाए तो जनसंख्या नहीं है तो भी राज्य नहीं, रहने को जगह नहीं है तो भी हम उसको राज्य नहीं कह सकते, निश्चित भूभाग नहीं है, सरकार नहीं है तो भी हम उसको राज्य नहीं कह सकते, और प्रभुसत्ता नहीं है तो भी नहीं कह सकते। तो फिर इन चारों में सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा है? इन चारों में सबसे ज्यादा जरूरी है प्रभुसत्ता, क्योंकि बाकी के जो तीन गुण हैं, जनसंख्या, भूमि और सरकार, ये तो अन्य संस्थाओं के पास भी है। संस्था के लोग उसकी जनसंख्या है, संस्था का अपना कोई ऑफिस होगा, कोई कार्यस्थल होगा, एक या एक से अधिक, वो क्या है? उनकी भूमि, उनके अपने नियम है, वो नियम बनाने वाली कोई कार्यकारिणी समिति होगी संस्था की, वो नियम भी तो किसी ने बनाए होंगे, वो लागू करते होंगे संस्था के लोगों पर। लेकिन प्रभुसत्ता की शक्ति अन्य इन संस्थाओं के पास नहीं है, और यही प्रभुसत्ता की शक्ति ही राज्य को अन्य संस्थाओं से अलग और सर्वोच्च दर्जा प्रदान करती है। तो सबसे आवश्यक जो शक्ति है वो प्रभुसत्ता की शक्ति है। बाकी आपको कल कराएंगे।